पार्ट 1 में आपने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने रेस में हिस्सा लिया। रेस में तूफान आया और उस तूफान ने इसको रेस से गायब कर दिया। जब तूफान खत्म हुआ तो ये पहुंचा सहारा डेजर्ट के उस इलाके में जहां सांप और बिच्छुओं का बसेरा है और जहां आम इंसान का 24 घंटे भी जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं होता। आज पार्ट 2 में आप देखेंगे कि इस ऑफिसर ने कैसे सरवाइव किए अगले 190 घंटे इस होलनाक सहरा में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 की स्टोरी को। पार्ट 2 की स्टोरी सुनने से पहले पार्ट 1 की स्टोरी लाजमी देख लीजिएगा। पार्ट 1 स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगले सुबह यानी रेस से भटकने के दूसरे दिन मारो ने सुबह सुबह ही चलना शुरू कर दिया ताकि दिन की तेज धूप से पहले ही ये कोई मदद ढूंढ सके। मारो कंपास के जरिए भी सही रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन इतने बड़े सहरा में ये जहाँ से चलता वहीं दोबारा पहुँच जाता, यानी कंपास ने भी इसका साथ ना दिया। जैसे ही दिन की धूप तेज होती वैसे ही इसके जिस्म को धूप से तकलीफ पहुँचती। दिन की धूप में इसको और ज्यादा प्यास और भूख लगती, लेकिन इसको कम खाने पीने पर ही गुजारा करना पड़ता। दूसरे दिन भी ये चलता रहा, लेकिन इसको दूर दूर तक ना तो कोई दूसरा आदमी नजर आया और ना ही कोई मदद। सारा दिन भटकते भटकते इसका ये दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन मारो के जिस्म में पानी की कमी होने लगी क्योंकि इसने 2 दिन से ज्यादा पानी नहीं पिया था। इस दिन मारो एक ही डायरेक्शन यानी सीधा चलता गया। इसको कुछ समझ नहीं थी कि ये कहाँ पर है और कहाँ जा रहा है। खैर मारो अभी थोड़ा आगे ही गया था कि इसका सामना पहली दफा इस सहरा की एक छिपकली से हुआ। मारो को बड़ी जोरों से भूख लगी थी। इसने सोचा क्यों न इस छिपकली को खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। इसने जब इस छिपकली को पकड़ने की कोशिश की तो पहली कोशिश में ही फेल हो गया, यानी छिपकली इसके हाथ न आई। मारो ना उम्मीद होकर आगे बढ़ गया और चलता गया। चलते चलते इसको शाम हो गई और शाम के वक्त इसे दूर एक इमारत नजर आई जो इसके लिए उम्मीद की एक नई किरण थी। मारो तेजी से इस इमारत के पास पहुंचा और इसने देखा कि ये एक सुनसान खाली जगह है जहां कोई नहीं था। खैर इसे कम से कम दीवार की छांव तो नसीब हुई। इसने अंदर देखा तो एक प्याले में थोड़ा सा पानी था, बिल्कुल थोड़ा, यानी प्याला अंदर से नम था। मारो ने जल्दी से इस प्याले को मुंह से लगाया और अपने होंठों को गीला किया ताकि इसको कुछ तो सुकून मिल सके। अब शाम थी तो शाम से रात हो गई। मारो ने अपनी तीसरी रात इसी खंडर इमारत में गुजारी। अगली सुबह यानी चौथे दिन मारो सूरज वाली दिशा तरफ चलता रहा। प्रॉपर खाना और पानी ना मिलने की वजह से मारो का जिस्म कमजोर पड़ना शुरू हो गया। इस दिन भी मारो बस इस तपती रेत पर फिरता ही रहा। इसको किसी तरफ से कोई मदद ना दिखी। ऐसे ही चलते चलते रात आ जाती और मारो जहां पहुंचता वहीं रतीली जमीन पर लेटकर सो जाता। 5वें दिन की सुबह मारो के पास खाने पीने का सामान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। अब मारो इस तपती धूप में ज्यादा सफर नहीं कर सकता था। मतलब अगर ये बिना खाने पीने के सफर करता तो डिहाइड्रेशन की वजह से इसकी मौत भी हो सकती थी। इसी वजह से मारो ने प्लान बनाया कि ये सिर्फ सुबह के ठंडे और शाम के वक्त ही रेस्क्यू मदद ढूंढने के लिए पैदल चलेगा और दिन की तपती धूप में ये उस सुनसान इमारत में आराम किया करेगा जो सुनसान इमारत इसको तीसरे दिन दिखी थी। खैर मारो जब दिन को इस इमारत में पहुंचा तो इसे खाने के लिए इंसेक्ट्स और बर्ड्स दिखे, खास तौर पर बैट्स वगैरह। इसके खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब पानी का इंतजाम करना बाकी था। पानी ना मिलने की सूरत में मारो ने जिंदा रहने के लिए एक आखिरी और इंतहाई खतरनाक रास्ता चुना। इसने अपने ही जिस्म का वेस्ट फ्लूइड पीना शुरू कर दिया। वैसे तो जिस्म का वेस्ट फ्लूइड पीना खतरनाक होता है, लेकिन ऐसी हालत में पीना टेम्परेरी ठीक था जिस हालत में मारो था। इस खाने पीने से मारो को थोड़ी सी एनर्जी मिली और शाम को मारो फिर से मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसी शाम मारो को अपने सर से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर दिखा। मारो बहुत खुश हुआ कि अब ये इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस रेगिस्तान से निकल सकता है। खैर मारो ने हेलीकॉप्टर की तरफ बड़े इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर का पायलट इसको देख ही ना सका। मारो बहुत दुखी हुआ और वापसी उसी इमारत में सोने के लिए चला गया जहां वो पिछली रात सोया था। छठे दिन इसको फिर से एक प्लेन नजर आया। इस बार मारो ने प्लेन के पायलट का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए रतीली जमीन पर कुछ अल्फाज लिखे और सिग्नल फ्लेयर जलाकर उसकी तरफ कुछ इशारे भी किए, लेकिन अफसोस इस बार भी मारो फिर से नाकाम हुआ और ये प्लेन भी इसके ऊपर से गुजर गया। इसके बाद मारो फुल नाउमीद हो चुका था।
इसी नाउम्मीदी में मारो ने अपने पास चाकू के जरिए अपनी कलाई काट कर सुसाइड करने की पूरी कोशिश करी ताकि ये मर जाए और इसकी इस दर्दनाक सहराई जिंदगी से जान छूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मारो ने जब अपनी कलाई काटी तो इसकी कटी हुई कलाई से खून नहीं बहा, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से इसके जिस्म का खून जम चुका था। जब खून नहीं बहा तो इसकी मौत भी नहीं हुई। मारो को इस बात का एहसास हुआ कि शायद कुदरत इसे जिंदा रखना चाहती है। इस वाक़ये के बाद मारो ने अपने अंदर फिर से हिम्मत पैदा की और 7वें दिन कंपास की मदद लिए फिर से चलना शुरू कर दिया। इसको इस बात का यकीन था कि अगर कुदरत ने इसे पहले भी मरने नहीं दिया तो अब भी मरने नहीं देगी, यानी कुदरत उसकी इस रेगिस्तान से बाहर निकलने में मदद करेगी। खैर, मारो ने कुछ किलोमीटर सफर किया था कि इसको दूर कुछ पाम ट्रीज नजर आए। पाम ट्रीज को देखते ही इसके मन में ख्याल आया कि जहाँ पाम ट्रीज हैं वहाँ पानी भी हो सकता है और शायद कोई छोटी बस्ती या लोग भी वहाँ हों। इन्हीं ख्यालों के साथ मारो ने पाम ट्रीज की तरफ चलना शुरू कर दिया। उस वक्त मारो के पास ना तो पानी था और ना ही खाना, बस मारो जिंदगी की एक नई उम्मीद की खुशी में चलता गया। मारो कहीं शाम को इन पाम ट्रीज के पास पहुंचा। इसको पीने के लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी मिल गया। इसने थोड़े पानी से गुजारा किया और इन्हीं पाम ट्रीज के नीचे एक नई उम्मीद लेकर सो गया कि अगली सुबह इसे कोई ना कोई बड़ी मदद जरूर मिलेगी। इसकी उम्मीद रंग लाई, यानी अगली सुबह इसके लिए लकी सुबह थी। इस 8वें दिन की सुबह जब मारो मदद ढूंढने के लिए निकला तो ढूंढते ढूंढते इसे एक झोंपड़ी नजर आई। इस झोंपड़ी के पास एक लड़की बकरियां ले जा रही थी। मारो जल्दी से झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां खड़ी लड़की ने जब मारो को देखा तो डर के मारे पीछे हटने लगी, क्योंकि 7 दिन धक्के खाने की वजह से मारो की हालत डरावनी हो चुकी थी। मारो ने इसे कहा, डरो नहीं, मैं एक लाचार इंसान हूँ और भटकता भटकता यहाँ मदद के लिए आया हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मैं 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ। लड़की ने जब ये अल्फाज सुने तो रुक गई और पहले इसे पीने के लिए साफ पानी दिया और फिर इसे अपनी झोंपड़ी में ले जाकर बकरियों का दूध पिलाया और फिर नरम खाना भी खिलाया। इसके बाद लड़की ने अपने कबीले वालों को बुलाया और लाचार मारो के बारे में वो सब बताया जो इसे मारो ने कहा था, यानी मारो की मदद की जाए। मारो को एक दिन आराम करवाने के बाद अगले दिन यानी 9वें दिन कबीले के लोग मारो को कैमल यानी ऊंट पर बिठाकर अल्जीरिया के एक पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस वालों ने मारो की जांच पड़ताल की और फिर इसे अल्जीरिया के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि इतने दिन सर्वाइवल करने से मारो का 15 से 16 किलो वजन घट चुका है। इतना वजन घटने से मारो कमजोर तो हुआ, लेकिन अभी जिंदा जरूर था। खैर, इसके बाद मारो को बाय एयर अल्जीरिया से इटली पहुंचा दिया गया। मारो के घर वाले इसको देखकर बहुत हैरान तो हुए, लेकिन खुश भी उतना ही हुए कि मारो ठीक ठाक घर आ चुका है। खैर, रही बात रेस की, तो उस रेस का विनर कौन बना ये किसी को भी नहीं मालूम। इस रेस को जीतने से बड़ा कारनामा तो मारो ने कर दिखाया था। आज अगर मारो का नाम हम तक आया है तो ये उसकी ट्रू स्टोरी की वजह से आया है। बस यही थी आज की सारी स्टोरी वीडियो। अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि वो भी ऐसी सर्वाइवल वीडियोस देखकर लुत्फ अंदोज हो सकें। आपको मारो की स्टोरी कैसी लगी इस बारे कमेंट भी करना है। और हाँ, अगर आप इस तरह की मजीद सर्वाइवल, मिस्टीरियस और मजे मजे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे फिश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब यानी वीडियो के नीचे बने व्हाइट कलर के बटन को दबा दें। साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।